हेलो दोस्तों, क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। देखिए, क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव यदि आप लोग बनाने का प्रयास करें तो जितना जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उतना समय आपको बचता है। और इसमें क्या होता है ना कि क्लास टेंथ में अक्सर बच्चे का ये कंप्लेन रहता है कि हमारा क्वेश्चन समय की अभाव के कारण छूट गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना समय गवाए, मतलब कि 1 मिनट से भी कम समय में आप बना सकते हैं। तो आप जो है इसको ऑब्जेक्टिव से अपना समय बचा करके सब्जेक्टिव में लगाइए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बेहतरीन सा ट्रिक लेकर के आए हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को विदाउट बनाए हुए देख करके उसको आंसर निकालना आना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होता है और सबका आंसर जो है ना एकदम क्लियरली शो करेगा। चलिए देखते हैं, हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे और हम समझाने की प्रयास करेंगे किस प्रकार आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा का मान दिया हुआ है 5/12, tan थीटा का मान दिया हुआ है 5/12 और हमसे पूछा है sin थीटा का मान। तो यहाँ कम से कम इतना फार्मूला याद होना चाहिए कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है, tan थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है लंब बटा आधार, ठीक है, यानी कि P/B, ठीक है। और sin थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, लंब यानी कि P/B होता है tan थीटा का फार्मूला। ये जो 5 हो गया P का वैल्यू हो गया और 12 हो गया यानी 12 B का वैल्यू हो गया। और हमको यहाँ से पूछा है sin थीटा का मान, यानी कि P तो ऊपर होगा ही होगा, यानी कि 5 तो ऊपर होगा ही होगा और H का मान नीचे रखना है। H का मान, अब इसमें हमको एक चीज़ देखिए, जिसमें 5 ऊपर नहीं है उसको पहले हटा देते हैं, यानी कि ये 2 ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा, तो इस दोनों में हमको आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी, मतलब बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें अब हमको बनाना नहीं है, इसमें देखना है कि आखिर कौन सा आंसर सही है। देखिए, H का मान जो होता है ना, कर्ण, समकोण त्रिभुज जो कर्ण होता है वह लंब का और आधार के वर्गों के योगफल का बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है कर्ण। और इसमें जो कर्ण का मान, H का मान यहाँ पे 7 है और 7 जो है 12 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा गलत हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर B होगा, यानी कि 5/13, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किए, आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन को बनाना नहीं है। देखिए, देखते मात्रम है ना, देख करके ही हम लोग उसको आंसर दे सकते हैं और एकदम करेक्ट आंसर होगा। गलती होने के सब, जब हम लोग ऑप्शन कम करेंगे ना तो आंसर सही की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, गलत ऑप्शन जो है पहले से साइड कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है ना, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जिसको मोड़ करके, एक तार को मोड़ करके 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है और फिर उसी को एक वर्ग के रूप में बना दिया गया है। तार का तो जो लंबाई होगा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो तार की लंबाई है वो बदलने वाला नहीं है, यानी कि वृत्त का परिधि और वर्ग का जो परिमाप होगा ना वो दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे एक ही चीज़ हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे फार्मूला दोनों लिख दीजिए। वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है ना वो होता है, वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वह होता है 2πr, ठीक है। वृत्त की जो परिधि होती है वह 2πr होता है और वर्ग का जो परिमाप होता है ना वह 4 गुने भुजा होता है। और हमको भुजा निकालना है तो भुजा को कुछ नहीं करेंगे, 4 इधर सब मान रखिए पहले, यहाँ पे 2 का मान 2 ही रखना है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान यानी कि त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे इक्वल में करेंगे 4 गुना भुजा को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये 7 से 4 बार में कट जाएगा 28 और 4 से इस 4 को इधर लाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, यानी कि जो भुजा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, यानी ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा। ऑप्शन कितना? सी हम लोग का जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 44 सेंटीमीटर इसका जो होगा भुजा की लंबाई होगा वर्ग की, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान निकालना है। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना वो सबको जोड़ देना है और जितना जो नंबर है ना उसी नंबर से डिवाइड करके 10 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 हो गया। और 10 जो बराबर है, माध्य जो बराबर है किसके किसके? तो 6 + 8 + 9
प्लस एक्स प्लस 13 के बराबर है। ठीक है, कितना है तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से यहाँ पे डिवाइड करना है। अब इसको यहाँ लाएंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 हो गया यहाँ पे 50, और इस सब को जोड़ दीजिए, जितना नंबर है वहाँ पे सबको जोड़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 6 14, तो ये सब जोड़ने पर टोटल हम लोग का मतलब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 36 प्लस एक्स। और 36 प्लस एक्स को जब हम 36 को इक्वल के इधर लेकर के आएंगे, 36 को इक्वल के इधर लाएंगे तो यहाँ -36 हो जाएगा, यानी कि 36, और वहाँ एक्स बचेगा। ठीक है, और जब हम लोग इसमें से घटाएंगे 50 में से 36, यानी 50 में से 36 को घटाएंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वह 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 14 होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 14। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह होता है अभाज्य संख्या जो अपने आप के अलावा और एक के अलावा उसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगाया जाता है, और भाज्य संख्या जो होता है ना वह होता है कि एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो अभाज्य संख्या होगा उसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या नहीं, यानी कि उसका 2 फैक्टर होगा। अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, और जो भाज्य संख्या है उसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर मिलना चाहिए, तब वह भाज्य, यानी कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है वह 2 होता है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह होता है 4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 8। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आना है, 100% है। ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय जो जिसका वर्गमूल हो जाए, जो रूट में ना हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। ये आंसर नहीं हो सकता, इसका वर्गमूल नहीं होगा। ये जो हम लोग का है सी नंबर, इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ना 21 का फैक्टर किया जा सकता है, 21 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे ये भी आंसर नहीं हो सकता है, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर बच रहा है और वह है ए। इसका सही आंसर होगा ए। हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि p+1 और 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। p का मान ज्ञात करें तो इसका आंसर होगा b। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो अगला पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर अगला पद में से पहला पद घटाएंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, और उसको जब सॉल्व करेंगे ना तो p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर, तो वह रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। इसको याद कर लीजिएगा, जो एक बार काटेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, देखिए 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं और भुजा जो हो गए एक भुजा जो अनुपात में होंगे। ठीक है, भुजा जो होंगे एक ही अनुपात में होंगे, यानी कि इसका ए और बी दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 - √3 है, तो 3 - √3 जैसे √3 मिला वह अपरिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि √3 जो है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 3 - √3 है, तो 3 - √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 इसमें वैल्यू आ रहा है और उसको नहीं हम लोग 3 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा कि जो √3 है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है बी हो गया। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, 11.2356 और 564 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 564 बार बार आएगा। ठीक है, तो जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो वह होता है परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय नहीं होगा। गलती से अपरिमेय आंसर नहीं कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम लोग जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह आंसर हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल जो है, 13 नंबर सवाल कह रहा है कि 5.2333 डॉट 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 जो है क्या है। तो ये भी सेम ऊपर के जैसे ही क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें इसको पी बटे क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यह भी है एक परिमेय संख्या ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि 1/√7। अब जैसे ही √7 आया तो यह क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। रूट दिखते ही हमको आंसर दिमाग में आना चाहिए, अपरिमेय है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी, ठीक है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य होगा? r के लिए कौन सा सत्य होगा? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 0 जो होगा, 0 से जो r का वैल्यू होगा वह बड़ा या बराबर हो सकता है। जो शेषफल होता है ना, वो 0 आ सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है या फिर उसे बड़ा आ सकता है। ठीक है, लेकिन b से, यानी कि जिससे भाग लगा रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जिससे हम लोग संख्या में भाग लगा रहे हैं, भाग जिस संख्या से लगा रहे हैं उस संख्या से जो शेषफल आएगा वह छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन आगे देखने को मिल रहा है हम लोग को कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक देखिए दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि पहले शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो हमको दे दिया है 2 है। ठीक है, प्लस है। और दूसरा क्वेश्चन है अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वह -15 दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? -15 है। तो जो माइनस, इसका जो फार्मूला होता है c/a होता है, और c का मान माइनस में आ रहा है, यानी कि जहाँ पे c का मान माइनस में मिले, 15 माइनस में मिले, वही करेक्ट आंसर है। यानी कि ये a और c आंसर नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। b का जो फार्मूला होता है a अल्फ़ा प्लस बीटा, वहाँ आता है -b/a, और यहाँ पे b जो है यहाँ +2 है, तो यानी इसमें माइनस लग जाएगा। b के प्लस वैल्यू पे क्या कर देंगे? -b हो जाएगा, यानी b आंसर गलत होगा। हम लोग का सी आंसर इसमें सही होगा।